जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं 15/4/2018 को जो एक प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी बिहार एसआई की, उनके सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हो सकता है यह वीडियो लंबी बने, क्योंकि इसका ज्ञान बिंदु का सेट जो है, इसका डिस्कशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और इसका डिस्कशन जो है थोड़ा सा लंबा है, तो हम वीडियो लंबी बनेगी। चलिए देर नहीं करते हुए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो याद रखेंगे दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। अब आगे की बात की जाए तो भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ था और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और तैमूरलंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 457 ईस्वी में हुनों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 457 ईस्वी में हुनों का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन अर्थात गुजरात में हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर देता है और मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम दौलताबाद रखा गया। और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी का जन्म कब होता है। तो याद रखेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि देते हैं। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और पुस्तक हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया के लेखक। अब अगला प्रश्न हमारा, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी भी ने नष्ट किया था। कब नष्ट किया? तो 225 ईस्वी में। ठीक है। और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। उसके बाद सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलबारा के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनका शासनकाल 6 से 10 रहता है। वह गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न होगा हमारा कि हर्षवर्धन साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था तो वह कौन आया था? हुएनसांग आया था। अब अगला, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बिहार के नालंदा जिला हुएनसांग बिहार के नालंदा जिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका हुएनसांग का भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करता है। कौन? इत्सिंग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? एसी बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस। वचन और नारे देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस देते हैं। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के किल साबित होगी, लाला लाजपत राय के नारा था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का था। अब अगला प्रश्न हमारा कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो सभी आदमी जानते हैं सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है।
है। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की थी। अब आगे की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचेता कृपलानी यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो 7वां प्रश्न है हमारा, यह चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व होता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रोकोटस कहा है, याद रखेंगे। और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। द्वितीय बौद्ध संधि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन थे? तो सावा कामी। शासनकाल काला अशोक का रहा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया? तो यह जो है कश्मीर का वर्णन किया था। राजतरंगिणी द्वारा राजतरंगिणी द्वारा कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। कलिंग पूर्व भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। अब कौशल की बात की जाए तो कौशल प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, अब आगे मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में होता है। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसकी स्थापना 1526 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होगा। उसके बाद अब खानवा का युद्ध का बात किया जाए तो 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा संगा के बीच में होती है, जिसमें बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ। घघरा का युद्ध 6 मई 1529 को होता है और अफगान एवं बाबरों के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होगा। अब सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख के कुल 10 गुरु हुए, जो निम्न है। गुरु नानक के बारे में बात की जाए तो 1469 से 1539 तक रहते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। दूसरे गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक 1539 से 1552। तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी की निर्माण किया था। चौथे गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक 1574 से 1581। गुरु अर्जुन देव की बात की जाए तो यह 5वें गुरु 1581 से 1606 और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु है गुरु हरिगोविंद सिंह 1606 से 1645 अकाल तख्त की स्थापना किया था। उसके बाद 7वें गुरु हर राय उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। और 8वें गुरु हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु। और 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया एवं मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। और 1675 में औरंगजेब ने उसे फांसी दे दी। और गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक। अब बात की जाए कनिष्क राजा थे। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया और उसके राज्यरोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में होता है। और वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था और इसी वंश की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो बात की जाए तो ये इसका जवाब हो जाएगा अजमेर शरीफ। और आगे की बात, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ पर मनाया जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अहमद अब्दाली चिश्ती थे। अबू अहमद अब्दाली चिश्ती। लेकिन भारत में इसका प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, याद रखेंगे। उनका केंद्र अजमेर था। उसके बाद की बात की जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। शेख हमीउद्दीन नगौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। फतेहपुर सिकरी की बात की जाए
तो फतेहपुर सिकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में बसाया था। बिहार शरीफ भारत के बिहार राज्य में स्थित नगर है। अब बात की जाए तो बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी, जिसे उदंतपुरी भी कहा जाता है। आगरा आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है और 1504 में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। 1504 में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। अब अगला प्रश्न है, अशोक महान पुत्र थे। अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, अर्थात दिव्य वादन के अनुसार यह जो है अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। उसके बाद अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी, खरोष्ठी एवं ग्रीक एवं अरमाइक लिपि में प्रयोग किया गया। लिपियों को याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्ठी दाएं से बाएं और लिखा जाता है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं एवं खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखा जाता है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में। ठीक, अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में पढ़ा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार, और वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। इसने बिंबिसार। उसका चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। इससे पहले भी प्रश्न आया, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। गर्म पानी के स्रोत है। अब गर्म पानी का स्रोत जो है राजगिरी, जानते हैं गर्म पानी का स्रोत राजगिरी में स्थित है। राजगिरी के ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड, जिसका जल का तापमान 87 डिग्री सेल्सियस। अब बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड जैसे सूर्यकुंड, गोमुख कुंड, नाना कुंड, मखदूम कुंड, सप्तधारवा कुंड। मुंगेर में जो है लक्ष्मण कुंड जो 62 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लक्ष्मीश्वर कुंड, और जन्म कुंड की बात की जाए फिर सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, पंचतंत्र कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार कुंड, भरारी कुंड, और गया में अग्नि कुंड है। अब आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किन्हें पूजा करते थे? पशुपतिनाथ को। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। अब आगे की बात, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अब बात की जाए तो सिंधु सभ्यता लिपि भाव चित्रात्मक थी, याद रखेंगे। और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रीड पत्ती अपनाते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे, याद रखेंगे। और आगे की बात, तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहलाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कहलाता था। अब विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहलाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्था। धौ आकाश का देवता। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्वनी विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता होता था। मरुत आंधी तूफान का देवता होता था। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। और बात की जाए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। और एक मिनट, हाँ, पाटलिपुत्र उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना और इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। किसने बसाया था? अजातशत्रु ने। ठीक है, और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। गया 6 वर्ष तक
6 वर्ष तक आश्रम परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से तथागत हो गए और तथा बुद्ध के नाम से जाने जाने। अब बात करते हैं भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो लोक प्रकाश नारायण के तो 1902 से 79 तक के। अब उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिला के हिस्सिताब दयार नामक स्थान पर हुआ 11 अक्टूबर 1902 को होता है। उनके पिता का नाम हरसू दयाल तथा माता का नाम फुलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो जाता है। उसके बाद लोकमान्य जयप्रकाश नारायण 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होते हैं और इन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से प्रदान किया जाता है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो 14 जनवरी 1761 याद रखेंगे। चलिए पानीपत की लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को प्रथम लड़ाई होती है और बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच होती है, जिसमें हेमू की हार हो जाती है। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ और जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। कहाँ घूमेगा? अपने ही अक्ष पर। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण दिन व रात की घटना होती है घूर्णन गति के कारण। परिक्रमण गति की बात की जाए तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने के अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन एवं 5 घंटे 48 दिन तथा 46 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं और इसी गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है जो पृथ्वी है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है बुध। शुक्र या पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह। इसे साँझ या भोर का तारा कहा जाता है। अगर बात किया जाए शुक्र की, शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की भग्नी शुक्र को इसका घनत्व आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिनों में करता है। मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है और लाल रंग जो है इसका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटों में पूरा चक्कर लगाता है। इसको दो उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस डिमोस सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल 687 दिन लगाता है। बुध यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है जो सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। चलिए, यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह। वरुण, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलय जॉन गाले ने की थी और यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है और इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। ट्राइटन सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगाता है। 164 कितना समय लगा? 8 वर्ष। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह जो है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, नहर सिंचाई पर आश्रित है उत्तर प्रदेश। चलिए, इसके बाद भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह है म्यांमार। ठीक है, 2018 का जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह म्यांमार है। कितना लगा बनाती है? 1643 किलोमीटर। और आगे की बात, वह शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच 4 बजे शाम में है? तो वह हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। उसके बाद किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान युमयंतर के पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर कहलाती है।
और 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब पृथ्वी के 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर दूरी घूमने में 4 मिनट का समय लगा। और अब यदि ग्रीनविच पर 4 बजे है तो वहाँ स्थान जहाँ 6 बजे उनके देशांतर ज्ञात करने के लिए समय में अंतर अर्थात मिनट में को 4 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात 30 डिग्री देशांतर की बात की जाए। चूंकि समय आगे है अतः यह 30 डिग्री पूर्व देशांतर है। इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट में युक्त नहीं है? तो यह जो है सिंदरी प्लांट से युक्त नहीं है। झारखंड राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक के कारखाने के लिए विख्यात है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56-61 के दौरान राउरकेला जो उड़ीसा में, भिलाई उत्तराखंड, दुर्गापुर जो कोलकाता में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। उसके बाद साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इसी योजना काल के दौरान स्थापित किया गया। गारो जनजाति जो थी मेघालय की है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजातियों से, और इसमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया कि वे इनमें से वे जनजातियां या जनजातीय है संप्रदाय या जनजातियों और जनजातीय समुदाय के समूह या वर्ग शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेगा। अब लुसोई, बोरो, राभा, कछुरी, बोडो, करबो ये सब असम की जनजातियां। कुकी, तंगकुल, थोडो, नागा, मैठी यह मणिपुर की जनजाति है। गारो खासी जयंतिया, मिकिर, भोई मेघालय की जनजाति है। मिजो, लाके, पावो, चकमा मिजोरम की जनजाति है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। यह कितनी है? तो यह जो है 2900 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बराबर है। और 2880 किलोमीटर। इसका मात्र 20% पानी भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960 के तहत ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु नदी की लंबाई के लगभग बराबर है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? याद रखिए, शुक्र को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है। अब शुक्र को मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास से पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका उपग्रह ज्ञानीमेट पीले रंग का है और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मंगल यह लाल ग्रह है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस है। उसके बाद शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और इसके तल के चारों ओर वलय होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय संख्या 7 है और आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह आकार में बुध के बराबर है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जानते ही है, 250। उसके बाद राज्यसभा उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। इसमें से 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित होंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 80 के 3 के तहत, जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हो। वर्तमान सभा में 245 सदस्य हैं और जिनमें से 229 राज्य, 4 संघ राज्य तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। इसके 6 वर्ष के लिए निर्वाचित सत्ता तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, अनुच्छेद 83 के 1 के तहत। राज्यसभा बनने के लिए जो सदस्यता की योग्यता जो होती है, वो अनुच्छेद 84 में लिखा गया है, वह भारत का नागरिक हो। आयु 30 वर्ष से कम न होना चाहिए, ये भी अनुच्छेद 84 में संसद द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा करवाता है। उसके बाद जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव कराते हैं वे लोकसभा से ही होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष
अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और लोकसभा को भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठतम सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। प्रथम लोकसभा कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चले थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे एवं उपाध्यक्ष आनंद सैनम अयंगर थे। नोट: न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। लोकसभा के सीटों का 10%। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। अब बात की जाए अगला प्रश्न की, तो भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पदाक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन: भारत के राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 ईस्वी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 की बात की जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल है। अगर बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। अब आगे की बात की जाए, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य के विधान परिषद जहां पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। अब आगे बात की जाए तो कहता है कि इनमें से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते, तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसा निर्वाचन के मतदान गुप्त होगा और इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब शपथ की बात की जाए कि कौन किसके समक्ष, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ लेगा और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसको शपथ मिलेगा और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उनके सामने शपथ लेगा और त्याग पत्र भी, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है और उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न हमारा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है? तो प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी। अब बात की जाए तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया। उसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाए तो यह 25 जनवरी 1950 को होती है और यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय दलों के रूप में इसकी मान्यता है और वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करनी होती है, जो इस प्रकार है। यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के में वैध मत 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है
यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों में चुने जाते हैं, यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होता है तो वह मान्य होगा। अगर बात की जाए पंचायती राज लागू कब किया गया था, तो पंचायती राज जो है 1959 में लागू किया गया था। उसके बाद पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत में शुरू किया गया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ तथा दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए एक कदम उठाएगा। पंचायतों को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसके अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी, अर्थात अनुच्छेद 243 के अंग के तहत यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाएगा। और फिर किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित हो जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची होती है तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होगा। अनुच्छेद 243 के चौक आता है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से 9 तक के कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची 11वीं का प्रावधान किया गया है। नोट, वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर और अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में गठित किया गया है। पंचायती राज का प्रमुख समितियां जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है, 1977 में अशोक मेहता समिति आती है और 1985 में जी.बी. राव समिति और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति 1988 में आती है। ठीक है, अब बात किया जाए तो उपचुनाव कराया जाता है तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है और संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की मृत्यु या त्यागपत्र अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाएगा। उसके बाद संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्य अवधि चुनाव कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं तो यह पार्लियामेंट होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसको प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14वें और 11 अगस्त 2002 ईस्वी से है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। अनुच्छेद 71 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है और राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 में दिया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए अध्यक्ष होता है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 के तहत मंत्रिमंडल मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अब बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में गठित की गई थी इस सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। भाग 4 के क से 51 के क, अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्य। अब एक एक करके मौलिक कर्तव्य देखते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह आदर्श व संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा होगा कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत में प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे और देश की रक्षा करे। चौथा, पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करे, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास रखे। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। इसके बाद व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो यह जो होगा राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में घोषणा की गई कि संघ का कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। उसके बाद राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक। प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76, भारत सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। राज्यपाल, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह दोहरी भूमिका निभाता है। अब बात की जाए तो राज्य के प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में यह दोहरी भूमिका निभाता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 30 हो गई। उसके बाद भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक आपका न्यायालय के लिए उपबंध उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के लिए और उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अनुच्छेद 124 के 1 के अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई। 1956 में संसद के अन्य न्यायाधीश की संख्या 10 निश्चित की गई। 1960 में 13 और 1977 में 17 और 1986 में 25 और 2019 में बढ़कर 33 हो गई। 2009 में केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। और सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 तक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनका शासन अवधि की बात की जाए तो 28 से 35 था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। वारेन हेस्टिंग 74 से 85, यह बंगाल का पहला गवर्नर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा। अब बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हो गई। 1757 से 60 एवं 1765 से 67 रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल रहता है। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के अवकाश की उम्र की ग्रहण की उम्र है तो यह जो है 65 वर्ष होगा। उसके बाद की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है और न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।
अब बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्न कारणों के कारण रिक्त हो सकता है: यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग पत्र देता है, यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे, या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायाधीश नियुक्त कर दे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यदि उस पर संसद के दोनों सदनों सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर पद से हटा दे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का वही ढंग है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 114वां संविधान संशोधन विधेयक 2010 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, अब आगे की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संतुष्टियों के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एवं गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत में प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इस आयोग का एक उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। इस आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यह कोलकाता में स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय। वित्त मंत्रालय यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। अब बात की जाए तो भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो यह जो है कर्नाटक। अब भारत का सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित होता है तो यह विवाद का क्वेश्चन है, जैसे याद रख लेंगे कि इसमें दिया हुआ तो नहीं है। बात की जाए तो सीमा शुल्क याद रखेंगे दोस्तों। कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है, जिसे भारत सरकार सभी सामान्य हितों के लिए व्यय करती है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो वैसा कर जो जिनको वह व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाया जाता है प्रत्यक्ष करदाता इसके भार को दूसरे नहीं टाल सकता। अप्रत्यक्ष कर वैसा कर जिसका करापात एवं कराधात 2 अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। आबकारी कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आयकर अनुच्छेद 270 के अनुसार वो कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, परंतु जिनसे प्राप्त राजस्व संघ एवं राज्यों में बांट लिया जाता है, यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। बात की जाए संपत्ति कर, यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय बिक्री कर, यह एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था। अब बिक्री कर या व्यापार कर, यह राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर का महत्वपूर्ण कर सुधार समिति है, जैसे राजा चैलिया समिति कर सुधार, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर और LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। उसके बाद रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, पार्थ सारथी समिति कर नीति, YV रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा, भूरे लाल समिति मोटर वाहन कारों में वृद्धि, केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण और रंगराजन समिति द्वितीय पेट्रोलियम उत्पाद व प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। अब नोट, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय को नबार्ड का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। उसके बाद भारत सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर किया जाता है। राज्य सहकारी बैंक, यह राज्य शीर्ष संस्था होती है। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, यह जिला स्तर पर होता है। प्राथमिक ऋण समितियां यह ग्राम स्तर पर होती है। किसानों को अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी समितियां से प्राप्त होती है। उसके बाद किसानों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक भी इसको कहा जाता है कि स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्षस्थ संस्था है। मुख्यालय की बात की जाए नाबार्ड की तो मुंबई। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के दौरान नाबार्ड एक्जिम बैंक 1982 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुई थी। आगे की बात की जाए, हो सकता है दोस्तों कि वीडियो लंबी हो, लेकिन आपके जो सभी प्रश्न हैं वह महत्वपूर्ण है। इनमें से एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इस वजह से वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में बने जरूर है। भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारी को शोषण से बचाना है तथा उनके लघु वन उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करता है। नैफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कृषि उत्पाद के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में की गई। बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? बेरी तो बेरी विटामिन B1 याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम थायमिन। और बेरी रोग होता है स्रोत मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग रतौंधी संक्रमणों का खतरा और जीरोपैलेथेमिया। स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, साग और मछली का यकृत तेल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, मसूड़े से खून आना। स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर हो जाती है। तो बात की जाए तो यह जो है उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर। ठीक है। अब इसका डिस्कशन की बात की जाए तो यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अनुप्रयोग, यह सिद्धांत जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। अपेक्षित घनत्व, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व वह पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात अपेक्षित घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। उसके बाद चूंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होगा। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो याद रखेंगे आर्किड दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। आर्किड अवृत्त बीजी पौधा है जो दूसरे पौधे पर उग जाते हैं, परंतु ये इनसे भोजन नहीं लेते हैं। इन्हें उपरिरोही कहा जाता है। आर्किड को उसके जीवन के प्रक्रम के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला एपीफाइटिक, दूसरा स्थलीय, तीसरा माइको हेट्रोट्रोफिक। और आर्किड प्रजातियां की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश है। आर्किड प्रजातियां की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है। साइकस को जीवित जीवाश्म की उपमा दी गई है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है। एक खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो आप लोग जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में, आप लोग सभी आदमी जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग ऐसे भौतिक शास्त्री है जो एक क्षय तंत्रिका से ग्रसित है और इन्होंने मोटर न्यूट्रॉन डिसीज MND से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। खाने का सोडा जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, NaHCO3, और व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा। और सूत्र NaCl जो है कि सोडियम क्लोराइड का है, साधारण नमक का है। की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा। सूत्र NaOH सोडियम कार्बोनेट, व्यापारिक नाम धोवन सोडा। सूत्र Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद
वेल्डिंग के लिए किस किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद की बात की जाए तो कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का व्यापारिक नाम जिप्सम है। सूत्र की बात की जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O है। कैल्शियम ऑक्साइड व्यापारिक नाम बिना बुझा चूना, इसका सूत्र CaO है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम व्यापारिक नाम संगमरमर और सूत्र CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो यह CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में और छातों एवं दीवारों को चिकना बनाने हेतु होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO है। इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट उद्योग में अमोनियम सल्फेट व स्वाद के रूप में आदि होता है। अम्लीय भूमि को क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में उपस्थित मूल कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरण नलिका में यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ कण ऋण आवेशित कैथोड से धन आवेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन पर 1.6022 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह सुझाया कि यदि परमाणु वैधता उदासीन है तो इनमें इलेक्ट्रॉन की एक ही बार आवेश वाला अन्य धन आवेशित कण उपस्थित होना चाहिए। प्रोटॉन पर 1.6022 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक करते हैं 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा। न्यूट्रॉन एक वैधता उदासीन कण है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे रेटिना पे। रक्त पटल के निचले आंख के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कॉर्निया आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। आइरिस पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आंखों के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। आइरिस का कार्य मुख्य आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। अब सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो यह जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है और नमी को सोखेगी। और उसके बाद सोडियम एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफेद व मुलायम धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यौगिकों के रूप में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू सोडियम नाइट्राइड NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O आदि के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम इसका परमाणु क्रमांक 12 है। यह मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट व मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिकों के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इंटू 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का जो है फॉस्फोराइट है, फ्लोरोपाइराटाइट और क्लोरोपाइटाइट है। उसके बाद ग्रेनाइट नहीं है। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा एपेटाइट में पाई जाती है। अब इनके सूत्र देखिए। फ्लोरो एपेटाइट में CA5PO4 के होल चार्ज इंटू F और क्लोरो एपेटाइट CA5 इंटू PO4 के होल चार्ज इंटू Cl और फास्फो
राइट, CA5PO4 क्या होता है इनटू OH। फास्फोरस को हड्डी की राख या फास्फोफोराइट से प्राप्त किया जा सकता है। फास्फोरस के अप्रूप लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस और कार्बनिक फास्फोरस। अब लाल फास्फोरस का उपयोग जो है दिया सलाई में किया जाता है, श्वेत फास्फोरस चूहा मारने में और कार्बनिक फास्फोरस पीरकनाशी में। तांबा, कॉपर, ग्लास, कॉपर पैराइट, ट्यूबराइट और मैकलाइट जो है इनके मुख्य अयस्क है तांबा के। आगे की बात की जाए लोहा, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 और सीडेराइट FeCO3 यह जो है आपका एक मिनट सीडेराइट जो ये सभी जो है लौह के अयस्क हैं, ठीक है। उसके बाद की बात की जाए एल्युमिनियम जो है तो बॉक्साइड जिसकी सूत्र हो जाएगी Al2O3 × 2H2O, उसके बाद कोरंडम Al2O3 और क्रायोलाइट Na3Al F6 यह जो है एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। और इनको हम लोग अब बेग की बात की जाए तो बेग का मतलब होता है दूरी बटा क्या हो जाएगा हमारा 72 किलोमीटर बेग का अर्थ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 72 को जो है 5/18 से भाग दे देते हैं, 18 चौक 72, 5 चौक 20 के बराबर हो जाएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग बदल देंगे। बेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो जड़त्व का मापन जो है द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, I = mr²। उसका द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, आयतन का SI मात्रक घन मीटर। गतिज ऊर्जा का समीकरण होगा 12 mv², गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv²। उसके बाद कहता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, अब बात की जाए स्थितिज ऊर्जा की, तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था में या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तने या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे पत्थर की में संचित ऊर्जा। अब बात की जाए गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है PE = mgh, अर्थात अस्थायी ऊर्जा बराबर mgh, m जहाँ द्रव्यमान, g जहाँ गुरुत्व जनित त्वरण, h जहाँ ऊंचाई। अब बताए कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है तो याद रखेंगे लीवर पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हानिकारक विषाक्तता पदार्थ अविषाक्तता पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। उसके बाद आमाशय में ऑक्सीसेंट्रिक और कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टैलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी, नलिकाहीन और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8 जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका pH मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ब्रिक यह मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुप्रयोग पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें बनने वाला पत्थर कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें से होता है तो यह स्वीट पोटैटो होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एपोमोया बतातस है। यह कन्वोल्यूकालिया कुल का एक वर्षीय पौधा है पर अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय या व्यवहार कर सकता है। आलू सोलेनेसी कुल का
पौधा है या भूमिगत तना का उदाहरण। कंद आलू जो है कंद का उदाहरण है, और बंडा, केसर, जिमी कंद, अरबी, ये सब घन कंद का, और हल्दी अदरक परकंद का, और प्याज लहसुन लिली सल्क कंद का। तो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो यह जो है लोहा जो है नहीं प्राप्त होता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसी यौगिक का अणु सहित है सहांति 14 है, तो यह जो है NaOH। ठीक है, उसके बाद निकाल लेंगे यहाँ से परमाणु द्रव्यमान सभी का जोड़ करके, और NaOH का 40 हो जाता है, NaCl का 58.5, कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा 56, और C2H4 का हो जाएगा 28। ठीक है, NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसका व्यापारिक नाम साधारण लवण भी है। रासायनिक नाम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहा जाता है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो यह जो है 6.022 × 10 की पावर 23 हो जाएगा, के बराबर हो जाएंगे। मोल धारणा 1 मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या ज्ञात उतनी है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल का मान 6.022 × 10 की पावर 23। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणु है। 6.022 × 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमानों दोनों का प्रतीक है। सन 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकारा गया था, 1967 में। उसके बाद पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर जो है आपका हृदय से संबंधित है। हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। उसके बाद की बात की जाए, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है, और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। उसके बाद की बात की जाए तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र का नाम स्फेग्नोमैनोमीटर है। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलमस के कार्य, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म पहचानने का कार्य करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस के कार्य, यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स इसमें स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र है, और रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण केंद्र। सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग को संवेदन ग्रहण कराता है। EEG का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहा जाता है। फेफड़े 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ का कार्बन है। उसके बाद की बात की जाए तो फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। ब्रिक की बात, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा ब्रिक है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक लगभग 1,30 लाख ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। 1,30 लाख नेफ्रॉन ही ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है, और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। संपुट सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों
से हमें कौन बचाता है? तो याद रखेंगे ओजोन। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 और अन्य 2.5 होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 से 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। हैंस बैथ ने बताया कि 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो आप याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा, जिसका सूत्र हम बताए थे mgh होता है। उसके बाद ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका SI मात्रक जूल और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है जो 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा याद रखेंगे हाफ mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा mgh। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हमने चर्चा पहले ही कर दिया था। अब पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या होती है तो इसके याद रखेंगे त्रिगुणित। ठीक है, अब याद रखें एंजियोस्पर्म में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना भ्रूण पोषण त्रिगुणित होता है क्योंकि 3x भ्रूण पोषण केंद्रक से बनता है। जिम्नोस्पर्म में मादा युग्मों भी भ्रूण पोषण के समान व्यवहार करता है, अतः इसमें यह अगुणित होते हैं। उसके बाद जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है तो यह जो है न्यूक्लियस जो है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। न्यूक्लियस एक ठोस गोलाकार आकार की संरचना है जो नाभिक के अंदर पाई जाती है। ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई संरचनात्मक इकाई है। एंटोवन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिपेटिकमा ने की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिकी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। कोशिका सिद्धांत मुख्यतः बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पादन से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है और कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। 69वां प्रश्न है हमारा कि विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर जो है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है और अमीटर इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर की बात की जाए तो इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, बात की जाए तो कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर को याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद यह जो है आपका किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो यह जो है युगलिना में कसाव पाया जाता है। यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलिना जो है तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलिना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की परत बन जाती है क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरित पाया जाता है। इसके अग्र सिरे पर कोशिका मुख्यतः होता है और कोशिका मुख एक धागे के समान रचना निकलती है जिसे कसाव कहते हैं और यही जंतु का प्रचलन अंग है। रसोई गैस मुख्यतः है तो याद रखेंगे कि रसोई गैस जो है मीथेन। पेट्रोलियम कुआं से निकालने वाली प्राकृतिक गैस 95% हाइड्रोकार्बन होता है और जिसमें 80% क्या होता है? मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, ब्यूटेन एवं प्रोपेन के मिश्रण से होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित व सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG में सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टॉन को मिला देते हैं और ताकि इससे रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अब आगे की बात की जाए तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी।
शरीर के अंगों को ऑक्सीजन आरबीसी पहुंचाता है और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त जो होता है कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। अब बात की जाए तो प्लाज्मा, यह रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1 ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा के कार्य, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। उसके बाद सीरम। सीरम, जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन निकाला लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रुधिराणु, यह रक्त का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। लाल रक्तकण आरबीसी, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्तकण रेड ब्लड कर्पस सेल्स और एरेथ्रोसाइट्स हैं। स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद, ऊंट और एक मिनट दोस्त, अब अपवाद अगर देखा जाए तो ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं पलिहा में होता है। इसका जीवन काल की बात की जाए तो 20 से 120 दिन। इसकी मृत्यु पलिहा या यकृत में होती है, इसलिए यकृत और पलिहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। आरबीसी की संख्या जो है हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते, याद रखेंगे दोस्तों। और श्वेत रक्तकण आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक रहता है। ठीक है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं पलिहा में भी होता है। इसका जीवन अवधि 2 से 4 दिन। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोग के संक्रमण से बचाना होता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिका का बना होता है या न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। रक्त बिंबाणु, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। रक्त बिंबाणु, इसके बाद इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके जीवन काल में 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु पलिहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना है। नोट, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है और सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजिन है। रासायनिक तत्वों के एक दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता पता लगाया जा सकता है तो संयोजकता। उसके बाद संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व का संयोजकन उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय गैस नियोन जैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त करता है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है तो याद रखेंगे कोशिका भित्ति, यह पौधे की बाहरी परत होती है। उसके बाद की बात की जाए तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यह अजीवित पदार्थों से बनी दृढ़ तथा
रक्षात्मक परत होती है जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति मुख्य सेलुलोज की बनी होती है। प्रमुख कार्य कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना होता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने 1890 में की थी। कार्ल बेंडा ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और इसकी चौड़ाई 0.2 से 2 माइक्रोन और लंबाई 7 माइक्रोन या अधिक है। इसकी संख्या 50 से 50,000 प्रति कोशिका तक होती है। यह दोहरी झिल्ली की रचना है जिसमें भीतरी झिल्ली में उंगली जैसा उभरा होता है और क्रिस्टी कहते हैं उसे, और माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और प्रमुख कार्य यह कोशिका श्वसन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के समय एटीपी का निर्माण होता है, जहां एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा का शक्ति गृह या ऊर्जा का भंडार गृह कहते हैं। गोल्जी काय इनकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। यह विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई शैलियों का एक समूह होता है और यह प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। गोल्जी काय लाइसोसोम के निर्माण में सहायक, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण गोल्जी काय द्वारा होता है। एक्सोसोम के निर्माण में सहायक, गोल्जी काय की स्रावित कणिकाएं रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के भीतरी झिल्ली संगालिक हो जाती है और फिर एक्सोसाइटोसिस द्वारा होता है। स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए गोल्जी काय की कोशिका यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। और तारिकाएं इसकी खोज 1888 में टी बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अंदर 1 या 2 कण जैसी रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय धुरा तंतु का निर्माण करता है। तारिकाएं निम्न पादपों के कोशिकाओं में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 76वां, मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। अगर नहीं भी अच्छी लगे फिर भी कमेंट करें और बताएं कि कहाँ त्रुटियां रह गई। चलिए, मानव की कायिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र और 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं और इसमें 2 नर और मादा, इसमें नर और मादा में विभाजित किया जा सकता है। अब चलो गुणसूत्र, एस्केरिस में 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14 और प्याज में 16 याद रखेंगे। अब मक्का में गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो 20 है, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 से 36, छोटी बला में 18, बड़ी बला में 36 और बिल्ली में 38, चूहा में 40, चूहा में 42, मौस कहेगा और गेहूं में 42 याद रखेंगे। उसके बाद खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तम्बाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80। उसके बाद टेरिडोफाइट्स में बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा 1300 से 1600। उसके बाद जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होता है कहलाते हैं, तो यह कहलाएंगे कठोर जल। उसका जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कठोर जल कहलाते हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं, मृदु जल को याद रखेंगे। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाते हैं। और ध्यातव्य की मृदु जल में पानी योग्यता होती है, परंतु यदि जल में अल्प मात्रा में कठोरता विद्यमान हो तो यह जल पीने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक खनिज याद रखें अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। कठोर जल वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है, कठोर जल कहलाता है। इसका कारण है इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला होना। जल की कठोरता 2 प्रकार की होता है, अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता। अस्थायी जल में उबाल कर दूर किया जा सकता है अस्थायी कठोरता को, लेकिन अस्थायी कठोरता को जल में अस्थायी कठोरता को जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं तो इसे जल में अस्थायी कठोरता कहते हैं। यह कठोरता मात्र उबालने से दूर नहीं होते, अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करते हैं और भारी जल D2O को कहा जाता है। कहता है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो याद रखेंगे हेमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिका का मुख्य अवयव हेमोग्लोबिन है। उसके बाद
इसका प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। यह रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। पारदर्शी परिदर्शी परिदर्शी अर्थात पेरिस्कोप सिद्धांत जो है यह परावर्तन के नियम पर काम करता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? याद रखें ग्लूकोज का। वायुजीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। अवकरण वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीजन की संख्या घट जाती है, इसे अवकरण कहते हैं। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आवर्त सारणी याद रखेंगे मेनलिफ ने तैयार की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.वाई. मेनलिफ ने 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन में से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेनलिफ का आवर्त नियम कहा गया। और मेनलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। और मेनलिफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेनलिफ ने इस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करना अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। समान दोष है मेनलिफ का। और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कॉपर, पारा, चांदी, टेलुरियम, सोना, इन सभी को। उसके बाद उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले स्थान पर रखा गया। उदाहरण के तौर पर आयोडीन को टेलुरियम, आयोडीन का परमाणु अगर भार परमाणु भार 126.92 और टेलुरियम का 127.2 के बाद रखा गया। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों का एक साथ समूहित करना। और मेनलिफ के पूर्व डोवेराइनर एवं न्यूलैंड ने भी सभी तत्वों के समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त के अनुसार होते हैं। चलिए कुछ देखते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर यह बढ़ेगा। तो याद रखेंगे दोस्तों कि परमाणु आकार जो होती है और विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। और आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन गति यह ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। याद रखें आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति। ये क्वेश्चन इस बॉक्स से तो आते ही आते हैं। और वैसे ही बाएं से दाएं जाने पर जो बढ़ेगा वह घटेगा, यानी कि परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता घटेगा और आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन प्रीति यह बढ़ेगी। अब आगे की बात की जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9। वर्ग 1 से 7 तक के उपवर्ग ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के लेंथेनॉइड श्रेणी और 89 से 103 तक के एक्टिनाइड श्रेणी होगा। स्लेट रूपांतरित रूप है तो सेल का स्लेट की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टान होती है। एक अग्नेय चट्टान, दूसरा अपसादी चट्टान और तीसरा केंद्रित चट्टान। ठीक है। और आगे की बात की जाए। अग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप जो है अग्नेय और केंद्रित रूप ग्रेनाइट का नीस, साइनाइट नीस, ग्रेवो के सर्पेंटाइन, बेसाल्ट के शिस्ट, उसके बाद बिटुमिनस कोयला के ग्रेफाइट और केंद्रित चट्टान का रूपांतरण रूप है। तो बात की जाए तो स्लेट के फाइलाइट के शिस्ट और अपसादी के केंद्रित और संपीड़न शिस्ट, बलुआ पत्थर के क्वार्टाजाइट, सेल के स्लेट, चूना पत्थर के संगमरमर और लिग्नाइट कोयला के एंथ्रासाइट कोयला। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह दोहरी भूमिका निभाता है, राज्य के प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 156 के 1 राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है या उसी राज्य में फिर से नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 156 के 2 के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पद मुक्त हो सकता है। उसके बाद की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और भारत का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा और इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है 64वां 89 में। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है तो उर्दू, याद रखेंगे। उसके बाद बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय पशु बैल और राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद बिहार का प्रांत गठित करने से संबंधित विविधता घोषणा की गई और इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक संयुक्त प्रांत में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। और अब बात की जाए तो बिहार राज्य की भाषाएं तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका तथा अंगिका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है तो अभी याद रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, ठीक है। और वर्तमान में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, महाधिवक्ता पी.के. शाही, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीनिवास H.R. श्रीनिवास और लोक आयुक्त बिहार के न्याय श्याम किशोर शर्मा है। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अतुल प्रसाद और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष था दिलमणि मिश्रा है। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था तो 2017 का क्वेश्चन है तो इसको छोड़कर चलेंगे। और इसके बाद अगला अब नोटों के रंगों की बात की जाए और उन पे क्या छपे हुए तो 10 रुपए के नोट का रंग चॉकलेट ब्राउन है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है उस पे छपा हुआ। 20 रुपए में का रंग हरित पीला और एलोरा की गुफा। 50 रुपए में फ्लोरोसेंट ब्लू और हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपए में लेवेंडर कलर रानी का बाव। 200 रुपए में ब्राइट येलो सांची स्तूप। 500 रुपए में स्टोन ग्रे लाल किला। उसके बाद 2000 रुपए में मेजेंटा और मंगलयान। और 89वां क्वेश्चन अगर देखा जाए करंट के प्रश्नों को हम लोग दोस्तों छोड़ते हुए चलेंगे और आगे के प्रश्न देखते हैं। भारत है एक तो भारत एक जो है याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है सभी धर्म एक समान है, ठीक है। उसके बाद भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है तो विश्व बैंक का IBRD है। IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम है अर्थात विश्वव्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा इसकी स्थापना 1944 में IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक नागोंजी ओकोंजो-इवेला है। WTO की सदस्य देशों की संख्या 164 है और 164वां सदस्य अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 सितंबर 1945 को हो जाती है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी को बनाया जाता है और IMF में देशों की संख्या 190 है। 190वां देश अंडोरा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है क्रिस्टालिन जॉर्जिएवा है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यह अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंकों के लिए एक
बैंक के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ है, यह जो है 1945 में स्थापित हुआ और 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली फरवरी 1946 में नवंबर 1952 तक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी जो है चीन में स्थित है। उसके बाद की प्रश्न, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो न्यूजीलैंड का जो है मोआ पक्षी विलुप्त है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यह न उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं भी जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस के रूप में 5 जून को और बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर और सुरक्षित मातृ दिवस के रूप में 9 मई को मनाया जाता है। और टीआरपी का अर्थ है, तो टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कहा जाता है इसको। और अगर किसी चैनल का टीआरपी कम या ज्यादा हो तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर पड़ता है। कौन सी विश्व निकाय 1920 की में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो यह याद रखेंगे, लीग ऑफ नेशन 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। उसके बाद बात की जाए तो नॉर्डिक एलायंस, इसकी स्थापना फरवरी 2004 को आइसलैंड में रिक्वाजिक में हुआ और यह नॉर्डिक वामपंथी दलों का गठबंधन है। बाल्कन एलायंस यह सैन्य गठबंधन है। बाल्कन एलायंस जो है सैन्य गठबंधन है। एशियन काउंसिल की बात की जाए तो एशिया परिषद एशिया की प्रमुख चुनौतियों और एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सतत विस्तृत मंच के रूप में सेवा करने के लिए 2016 में गठित हुआ। मुख्यालय टोक्यो और दोहा। ठीक है। और समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो समुदाय के स्वास्थ्य का शिशु मृत्यु दर से पता चलता है। ठीक है। और आगे की बात की जाए तो इसका सूत्र याद रखेंगे, 1 वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या बटे 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुने 1000 से हमें पता चलता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताएं कमेंट सेक्शन में, चूंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आप अगर नहीं बताते हैं तो हमें इनसे निराशा हासिल होती है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। वीडियो को लाइक कीजिए और या फिर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। ठीक है। आगे की क्वेश्चन की बात करें और हाँ, हम एक प्रश्न डिस्कशन सहित ये सभी प्रश्नों को हम देखते हैं, तो इस वजह से जो है आप सारे प्रश्न को देखें गौर से, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और सारे के सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि 99 मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, तो मध्य प्रदेश न्यूज प्रिंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी आदि, बिहार पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि में है। और संथाल परगना झारखंड में है। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर। भारत में सबसे पहले कागज मिल 1832 में पश्चिम बंगाल श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। और कागज का पहला कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। कागज उद्योग में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कास्टिक सोडा, देश सोडियम फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना तथा जल आदि। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। चीनी उद्योग, भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के समय हुई। और चीनी उद्योग से संबंधित राज्य बिहार के मोतिहारी, सुगौली, सहरसा, मूसा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा और चंपारण। उत्तर प्रदेश के देवरिया और महाराष्ट्र के मानसर और पश्चिम बंगाल के बेलडांगा और पंजाब का हमीरा, हरियाणा का जगधीरा। इन सब प्रश्नों को इग्नोर करके चलेंगे। अब इसका हमारा लास्ट प्रश्न होगा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है तो बौद्धों के। ठीक है। और देख लेते हैं इसका, जैसे रामायण एवं महाभारत हिंदू, बाइबिल ईसाई का, कुरान इस्लाम का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख का, जिंदा अवेस्ता पारसी का, तुराहा जो है यहूदियों का है। और कल्प सूत्र और भागवती सूत्र जैनों का है। और त्रिपिटक बौद्धों का है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।